हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशवांस क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के बारे में। क्लास 10 का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। क्लास 10 में हमने बात करी थी एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर बात चल रही थी, और ये एसिड बेस और सॉल्ट में हमने एसिड की प्रॉपर्टीज देख लेने के बाद आज हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। थोड़ा सिस्टम डाउन चल रहा है, इसकी वजह से रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं। थोड़े दिनों में लाइव लेक्चर्स फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। आप जाकर के हमारे कम्युनिटी टैब में रिप्लाई कर सकते हैं कि आप कौन से स्टैंडर्ड में से हैं, तो मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल बता दूंगा कि किस दिन कौन सा लाइव आएगा, ताकि आप उसी टाइम पे लाइव इंटरेक्शन के साथ हमारे लेक्चर्स देख सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर, तो सीधा चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें क्या बताता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हेनेवर वी कंबाइन एसिड एंड बेस टुगेदर, अब न्यूट्रलाइज मतलब कोई चीज न्यूट्रलाइज कब होती है? जब कुछ पॉजिटिव चीज, सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चीज इक्वेट हो जाए सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चीज, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को इक्वल करने के बाद जो इक्विलिब्रियम बनता है या फिर जो न्यूट्रलाइज होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हम समझ रहे हैं द मीनिंग ऑफ द वर्ड न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है कि एक टाइप की चीज में दूसरी टाइप को इंट्रोड्यूस कराना है, ताकि एक अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों एक दूसरे की पावर को नलीफाई करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम चार्जेस जैसे पढ़ते हैं, उसी चीज से इसको समझा जा सकता है कि न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अब एसिड बेस और सॉल्ट में कर रहे हैं तो हमें एसिड की प्रॉपर्टी पता है, उसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके, बेस की प्रॉपर्टीज पता है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों एकदम एंटीबॉडी है, एसिड और बेस दोनों एंटीबॉडी है, तो दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अब इस चीज को, इस इक्वेशन को आपको याद करना है कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे अगर पूछेंगे तो क्या हो लिखेंगे हम? एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब कोई सा भी एसिड हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कोई सा भी एसिड ले सकते हैं, जैसे कि HCl अगर मैं ले लिया हूँ यहाँ पर, और कोई सा भी बेस यानी कि NaOH अगर मैं बेस ले लूँ, तो हमको दिया था कि सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पर इजीली मुझे वाटर दिख रहा है, OH और H को ऐड करके मुझे आराम से वाटर दिख रहा है, और वर्ल्ड फेमस सॉल्ट NaCl हमारा यहाँ पर दिख रहा है। तो एज सिंपल एज दैट, सॉरी, कुछ भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं दिखाई दे रहा है। आराम से मैंने एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया, तो सॉल्ट निकल के आया और वाटर निकल के आया। यहाँ पर मैक्सिमम सारे हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे ही मिलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन दिया है, it takes place when the effect of base is nullified by an acid and vice versa to give salt and water। कि एसिड में बेस को मिलाओ या बेस में एसिड को मिलाओ, दोनों को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, और दोनों में हमें रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर मिलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, एकदम इजी सा सादा सा रिएक्शन, कुछ भी उसमें सीखने लायक नहीं था। दुनिया का कोई भी रिएक्शन उठा के देख लेंगे एसिड बेस का, सेम आंसर निकल के आएगा। तो आगे चलते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब एसिड के और थोड़े थोड़े रिएक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला है मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ। किसी भी मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराएंगे फिर भी मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी बेस ऑलमोस्ट मेटल में से बनता है। ठीक है, कोई भी बेस। यहाँ पर देखिए NaOH तो सोडियम इज अ मेटल, KOH तो पोटेशियम इज अ मेटल। क्लियर? तो ये कितने भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मेटल का अगर हम हाइड्रोक्साइड निकालेंगे तो वो बेसिक निकलेगा। क्लियर है? तो किसी भी मेटल ऑक्साइड की अगर रिएक्शन में एसिड के साथ कराऊं तो ये मेटल ऑक्साइड ऑलमोस्ट बेस
होता है, ऑलमोस्ट बेसिक होता है, तो हमें रिएक्शन सेम टू सेम बेस प्लस एसिड वाला मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। इसी को अगर हम कंपेयर करें CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड मैंने कंपेयर लिया है, एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक, वर्ल्ड फेमस एसिड, पूरे चैप्टर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत बार आता है, तो आपको अभी तक याद हो गया होगा। आराम से मुझे निकालना है H2O, तो मैं H2O निकाल लूंगा, ये रहा H, ये रहा O, ये निकल गया H2O, क्लियर। और कॉपर क्लोराइड यहाँ पर दिख रहा है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 दिख रहा है। अब यहाँ पर इक्वेशन को मैंने बैलेंस करके नहीं दिया है, अब यहाँ पर हम साथ साथ इस इक्वेशन को बैलेंस भी करेंगे। निकल जाते हैं CuO प्लस, हमने मेटल ऑक्साइड लिया जिसका रिएक्शन करवाया एसिड के साथ, तो हमें मिला CuCl2 प्लस वाटर। अब CuCl2 कौन, सॉल्ट प्लस वाटर, इतना हमें मिल जाता है आसानी से, इतना हमको पता है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर मैंने कोई इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो लाएं। मैं बैलेंसिंग इक्वेशन पे लाइव करने वाला हूँ, ठीक है, 10th के लिए स्पेशल एक बैलेंसिंग इक्वेशन पे हम 30 मिनट या 1 घंटे का लाइव लेंगे, जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। आज मैं इसको सिंपली टेक्स्ट बुक की NCERT मेथड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड। फिर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट कंसिडर करने होते हैं, कॉपर, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर है 1, ऑक्सीजन है 1, क्लोरीन है 1, हाइड्रोजन है 1। राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो कॉपर है 1, ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। तो आई हैव टू मल्टीप्लाई हाइड्रोजन और क्लोरीन बाई 2, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा हाइड्रोजन को, तो बाय डिफॉल्ट इस पूरे HCl को भी वो हो जाता है, तो यहाँ पर भी मुझे इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन सब कुछ यहाँ पे आसानी से मेरा बैलेंस हो गया है, एकदम सिंपल बैलेंसिंग था। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे एलिमेंट्स को लिख दो, राइट हैंड साइड वाले सारे एलिमेंट को लिख दो, उसमें से जो भी एलिमेंट राइट हैंड साइड पे कम ज़्यादा हुआ है उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे एक एक करके, और हमें आंसर मिलता जाएगा। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा, टेंशन ना लें, बहुत मज़ा आएगा, प्रॉपर वीडियो इसके ऊपर हम लेंगे ताकि आप सबको समझ में आए कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन खत्म किया, मेटल ऑक्साइड के रिएक्शन थोड़े देख लिए। अब थोड़ी नोट्स है यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर क्लोराइड, कि जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो अक्वायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा जो कि ग्रीन कलर का, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाएगा, मतलब कि डार्किश ग्रीन कलर का हो जाएगा, किसकी वजह से, कॉपर क्लोराइड की वजह से। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा बेस के साथ तो मुझे मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब मैंने बताया कि बेसिक ऑक्साइड मतलब कि मेटालिक ऑक्साइड का अगर रिएक्शन एसिड के साथ किया था इसके पहले वाले फॉर्मूला में, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला था। अब एसिड एंड बेस दोनों एंटी पार्टी है लेकिन दोनों रिएक्शन सेम टू सेम देते हैं, तो यहाँ पर भी सेम होगा। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटल यानी कि कैल्शियम, उसका ऑक्साइड अगर हम ले लूँगा, सॉरी ये रहा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, ये रहा हमारा बेस, और कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, तो उसकी वजह से हमें वाटर मिलेगा। तो सबसे पहले वाटर H2O लिख देते हैं, फिर निकलता है कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट, दिस इज वन टाइप ऑफ सॉल्ट। क्लियर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड का भी अगर हम बेस के साथ रिएक्शन देंगे तो भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है,
उसका एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दोनों को मैंने इक्वेट करा दिया, दोनों का रिएक्शन ले लिया, तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्ट को छाप देंगे, अरे वाटर को छाप देंगे, वाटर को छाप दिया, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को लिखने के बाद हम यहाँ पे गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करने के लिए आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको मेथड थोड़ी बहुत पता है, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए कि आपको कुछ डाउट है, तो हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को ला सके आपके लिए, ठीक है। फिर है नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ रिएक्टिंग विद अ बेस दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। मैंने क्या कहा था, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का कैसे होंगे, बट ऑब्वियसली एसिडिक होंगे। क्लियर। तो ये तीनों इक्वेशन एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं। समझ में आया हो आप सबको, तो इसको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले, तो नया पेज ही ले लेते हैं, इजी रहेगा। जल्दी से नया पेज ले लेते हैं। अब मैं आपके पास लेके आता हूँ ये इक्वेशन में जो समझा रहा था आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा कि एसिड की अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, सॉल्ट एंड वाटर, एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो करके हमें इतना मिलेगा। क्लियर। ये हमने आसानी से समझ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब क्या किया हमने, यहाँ पर ले लिया मैंने मेटल का ऑक्साइड और उसका रिएक्शन करा दिया एसिड के साथ, फिर भी मुझे सेम टू सेम आउटपुट मिला। मतलब कि ये मेटल का जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। क्लियर। फिर मैंने क्या लिया, नॉन मेटालिक ऑक्साइड लिया और उसका रिएक्शन कराया बेस के साथ, फिर भी मुझे सेम रिजल्ट मिला। तो ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने लिया वो उसका जो सिचुएशन होगा वो एसिडिक होगा। क्लियर है। उसका जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा। मतलब कि जो तीन इक्वेशन हमने यहाँ पर समझे वो एकदम एनर्जी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। और बेसिक मेटल ऑक्साइड अगर हम लेंगे, मेटल ऑक्साइड जो होता है, जो मेटल होता है वो बेसिक होता है, उसका ऑक्साइड लेंगे तो बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा, उसका रिएक्शन अगर एसिड के साथ कराऊंगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। और अगर मैं नॉन मेटल ऑक्साइड लूंगा जो कि एसिडिक होता है इन नेचर, उसका मैं अगर बेस का रिएक्शन कराऊंगा तो वो सॉल्ट एंड वाटर देगा। क्लियर है। यहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया है, आसानी से सब कुछ इजीली समझ लिया है। अब एक और एसिड की प्रॉपर्टी है कि ऑल एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि एसिडिक सॉल्यूशन कोई भी होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इसका अगर हमें एक एग्जांपल लेना है तो एनसीईआरटी में, यहाँ पर मैंने गलती से 2.3 लिखा है लेकिन 2.8 एक्टिविटी है, 2.8 एक्टिविटी है, पेज नंबर 22 पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक बीकर है, बीकर के अंदर एसिड भरा हुआ है, एसिड के अंदर मैंने दो वायर डाले हैं और उस वायर को मैंने बल्ब से कनेक्ट किया है और एक वायर को मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है। अब मैं जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करके स्विच दबाऊंगा तो वो एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके बल्ब ऑन हो जाएगा। कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होगा HCl का, कोई भी ले सकते हैं। जैसे ही करंट पास होगा तो H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाते हैं आयंस, और ये चला जाता है पॉजिटिव बैटरी के पास, ये चला जाता है नेगेटिव बैटरी के पास। बैटरी के दो एनोड कैथोड होते हैं उनके पास चला जाता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। अब इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं किसी वाटर के अंदर एसिड डालूंगा तो एसिड का वाटर में क्या हो रहा है उसको हमें देखना है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं वाटर में डालूंगा तो वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है और क्लोरीन आयन प्रोड्यूस करता है, या फिर H प्लस भी बोल सकते हैं और Cl माइनस भी बोल सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे समझाया कि एसिड को एसिड बनाने के लिए आपको वीडियो सीक्वेंस में देखने हैं, क्योंकि साइंस फिजिक्स और कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ कड़ी से कड़ी चलता है, कड़ी में कड़ी मिला के चलता है। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में हाइड्रोनियम आयन कौन है पता नहीं चलेगा।
मिनिमम टाइम में हमने बहुत सारा कवर किया है चीज़ों को। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो में मैं 30 से 45 मिनट का जो लेक्चर होता है उसका कंटेंट कवर करके आपको दे रहा हूँ विथ द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो वो सारे वीडियोस आप पीछे से देखते हुए आइए तो जल्दी से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। अब H प्लस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। H प्लस जो होता है वो अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा पढ़ते वक्त हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखूं तो H प्लस नहीं मिलता है, हाइड्रोनियम आयन ही मिलता है। तो हमने जब देखा कि एसिड बनाने के लिए दो आयन्स जवाबदार हैं, एक H प्लस और एक H3O प्लस, तो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ये H3O प्लस आयन ही बनता है, बिकॉज H प्लस इज अनस्टेबल और वो अकेला पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे हाइड्रोनियम आयन बनाना है तो मैं H प्लस को वाटर के साथ इक्वेट करके बना सकता हूँ, और इसका रिवर्सिबल प्रोसेस भी हो सकता है कि अगर मैं इसमें से पानी निकाल लूँ H3O प्लस में से तो वापस से H प्लस बन जाएगा। ये हमारा हुआ एसिड को अगर पानी में डालेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगा। अब जैसे ही बेस को पानी में डालेंगे तो वो OH माइनस आयन बनाता है, जैसे कि NaOH को अगर मैं पानी में डाल दूं तो वो Na प्लस और OH माइनस आयन बना लेगा और हमारा काम आसान कर लेगा। फिर आते हैं अल्कलीस। हमने एसिड बेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। अब थोड़े अल्कलीस को समझते हैं कि ऑल द बेसिस which do not dissolve in water, an alkali is the base that dissolves in the water। मतलब कि बहुत सारे बेस पानी में कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो अल्कली बेस होते हैं which are the exceptions in the base which dissolves in the water। मतलब कि अगर हम केमिस्ट्री के नियम को पकड़ें तो ऑल बेसिस डो नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब कि बेस जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं एक्सेप्शन जो डिसॉल्व होते हैं, तो उसको हमने अल्कली बोल दिया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अल्कली इज अ बेस, ऑल बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेस, मतलब कि दुनिया के सारे अल्कली बेस हैं, पर दुनिया की सारे बेस अल्कली नहीं है। क्लियर। ये लाइन को वापिस से समझ लेना, 10 सेकंड फॉरवर्ड रिवर्स जो भी करना है कर लेना। अल्कली दुनिया के जितने भी हैं वो सारे बेस हैं, लेकिन जो भी बेस हैं वो अल्कली नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे बेस अल्कली नहीं हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, फिर भी आपको मैं फिर से मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो उसके लिए अल्कलीज के एग्जाम्पल्स अगर आपको पूछे, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, VSQ बन जाता है ऐसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो अल्कली। मतलब इन चारों के नाम आपको याद रहने चाहिए एज अल्कली, मतलब कि जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक्वायर्ड सॉल्यूशन बना देते हैं। ऑल अल्कलीज आर बेस बट नॉट ऑल बेसिस आर अल्कलीज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया। सारे कंटेंट मैं आपको प्रॉपरली दे रहा हूँ, कुछ भी इसमें से नहीं काट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा कंटेंट मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस चैनल को आप जरा लाइक नहीं कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर भी ना चाह रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को, और इसको आगे से आगे शेयर करें, सबको बताएं कि यह मैं यश चौहान, ऑथर साइंस इन 24 आवर्स, जो कि मेरी एक बुक आ रही है उसका गिव भी चल रहा है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब किए बिना जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे चला लेते हैं थोड़ा और, हम काम कर लेते हैं आज। आज हम काम करते हैं प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग एसिड और बेस विथ वाटर। तो इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात कर ली थी कि पिछले मतलब 2-3 वीडियो में से किसी एक वीडियो में इसके बारे में मैंने बोल दिया था कि अगर अगर मेरे पास एसिड है, उसे मुझे डाइल्यूट करना है, तो मैं उसमें पानी डालूंगा तो एसिड उड़ सकता है आपके ऊपर। तो जब बीकर होगा उसके अंदर हम पानी भरेंगे
और थोड़ा थोड़ा एसिड डालते जाएंगे और उसको धीरे धीरे स्टीर करते रहेंगे। मतलब कि पानी के अंदर एसिड को डालेंगे उसको डाइल्यूट करने के लिए, ना कि एसिड के अंदर पानी डालेंगे, ठीक है। अगर एसिड के अंदर पानी डालेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आपके ऊपर एसिड उड़ सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, मतलब कि कॉन्स्टेंट मिलाते रहना है, ताकि अगर ये उसका एक बेसिकली एक सरफेस टेंशन होता है पानी का उसके ऊपर पड़ने से, और जब एसिड पड़ा होता है तो एसिड का भी एक सरफेस टेंशन होता है जो पानी को रिपेल करता है और वो आपके ऊपर उड़ता है। बेसिकली वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये जब जो सरफेस टेंशन और वो सब है वो हम 11th-12th में बात करेंगे, अभी उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही समझ लेते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल मेकिंग मिक्सिंग एसिड और बेस टू अ वाटर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ एसिड पूछ सकते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन while diluting acid or diluting base, क्लियर। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस भी आपको बताते जा रहा हूँ, तो लिखते वक्त, वीडियो देखते वक्त नोट्स लिखिए। नोट्स लिखते वक्त लिखिए बाजू में कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं एक पैटर्न में और एग्जाम में पूछा जाता है किसी और पैटर्न में। समझ रहे हो आप। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, और जब एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम में वो इलेक्ट्रिक मोटर लिख नहीं पाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिक मोटर को पूछने का तरीका बदल जाता है। वहाँ पे ऐसे पूछते हैं कि डिस्क्राइब एन इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ऐसा क्वेश्चन देख के कई बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या पूछा है, ये जनरेटर है कि मोटर है, या फिर कुछ और क्वेश्चन पूछा है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी बहुत सारा उलट पुलट के पूछ सकते हैं, बायोलॉजी में उलट पुलट के पूछ सकते हैं। पेपर खत्म होने के बाद समझ में आता है कि ये तो आता था यार, अटेम्प्ट नहीं हो पाया। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये आरजीबी कलर फॉर्मेट जो है वो इसी की वजह से लेके आया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, व्हेन एन एसिड और अ बेस इज मिक्स्ड विथ वाटर दे बिकम डाइल्यूट, कि जब एसिड और बेस को हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो वो डाइल्यूट बन जाते हैं, मतलब कि वो थोड़े उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्लियर है। मतलब कि वो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना स्ट्रॉन्ग अब नहीं रहेगा, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस। मैंने क्या बताया था, एसिड बनाने के लिए जरूरी है H3O प्लस आयन। अब मैंने पानी अंदर डाल दिया तो हमारे HCl के मैक्सिमम हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो HCl के अंदर एसिडिक सिचुएशन, एसिडिक उसका जो नेचर है उसको बनाने रखने के लिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। पर अब HCl को पानी में डालते ही हाइड्रोजन ने शादी कर ली H2O के साथ, क्लोरीन को छोड़ दिया और H3O प्लस बना लिया और वो निकल गया। तो बेसिकली वो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और पानी में वो डिसॉल्व होता जाएगा, और हमारा जो एसिड है वो कम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उसका जो इम्पैक्ट था पहले वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं शांति से पीएच के बारे में, बात कर लेते हैं पीएच के बारे में, इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। नहीं भैया, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कोई इश्यू नहीं है, मैं पीएच के ऊपर एक और अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँगा। आज के लिए इतना रखते हैं। आपको सब्सक्राइब करते जाना है, भूलना नहीं है, और लाइक तो करना ही है और शेयर भी करना है, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले आपके लिए काम करने का। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। दिस इज जस्ट चौहान साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और जैसे ही आप इस वीडियो को लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू ऑल। और कोई भी डाउट है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू।